हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी लेखपाल जो राजस्व लेखपाल के एग्जाम है उसको ध्यान में रख करके जो आपके 25 मार्क्स का जो पेपर आता है ग्राम विकास और ग्राम समाज, इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे हम लेखपाल के एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन ले आए। तो गैलेक्सी के माध्यम से आप लोगों को जितना भी लेखपाल से रिलेटेड जो खास तौर से ग्राम विकास और ग्राम समाज के जो टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड सारी क्लासेज आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जल्द ही जल्द इस बात की उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं करुणेश कुमार दीक्षित आपको बताने जा रहा हूं ग्राम समाज से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में। आज हम लोगों का चूंकि ये डेमो क्लास है, तो कोशिश ये करते हैं कि कोई छोटा सा टॉपिक ले ले और छोटा से टॉपिक को ही डिस्कशन कर ले। सबसे पहली बात तो यह है कि ग्राम विकास और ग्राम समाज, इस टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो ये टॉपिक ऐसा है कि 25 यहां पे हम देखें तो 25 क्वेश्चन आपके यहां पे आएंगे। 25 अंक यहां से आपको मिलते हैं ग्राम समाज एवं ग्राम विकास वाले से, और ये 25 अंक अपने आप में इतने बेहतरीन हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर ही ले आएंगे। यानी इस टॉपिक में आपको चीजों को रटने से कहीं ज्यादा समझना है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको ये चीजें आपको ज्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि ग्राम समाज या की जब हम बातें करते हैं तो आप लोग खुद वहां पे जुड़े होते हैं, तो वहां से अपने आप को ज्यादा इंटरलिंक कर पाएंगे। जब हम गांव समाज को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राम समाज की बेहतरी के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेकर आती है, या कितना परसेंटेज पहले की तुलना में गांव का जीवन बदल चुका है, अब और कितना ज्यादा बदल सकता है। तो आइए हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, शुरुआत करते हैं वहां से। ग्रामीण विकास टॉपिक हमारा क्या रहेगा? ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम क्या है? देखिए, यदि हम यहां पर देखें तो भारत गांवों का देश है, जहां पर लगभग 70%, जहां पे लगभग 70% आबादी गांव में निवास करती है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत के यह गांव काफी हद तक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल रहा करते थे, लेकिन बाद में अंग्रेज जब यहां से चले गए तो उसके बाद में अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो तो यही थी कि अल्टीमेटली उनको फायदा हो, इसीलिए उनको कोई नहीं फर्क पड़ता था कि भारतीय समाज की कृषि व्यवस्था कैसी हो कैसी ना हो। तो हमने कहा कि ब्रिटिश काल की कृषि नीतियों और ग्रामीण समाज की उपेक्षा के कारण भारतीय गांव कई तरह की समस्याओं से घिर गए। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब भारत के गांव कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के पिछड़ेपन, गरीबी तथा बेरोजगारी, ये देखिए इसके कीवर्ड हैं, ग्रामीण, बेरोजगारी, उद्योगों का पिछड़ापन, ये सारी समस्याएं थी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम की शुरुआत हमें पड़ी ही क्यों? तो इस टॉपिक में देखें तो सबसे पहली बात है कि भारत के गांवों का अस्तित्व आदिकाल से रहा है। कहते हैं कि एक से एक बड़े बड़े साम्राज्य गिर जाते थे, लेकिन भारत के जो गांव हैं वो स्थिरता के साथ में अपने जीवन को चला रहे थे। गांव के रहन सहन के स्तर पर भी ये देखा जाए तो लोग आत्मनिर्भर होते थे। लोगों की अधिकांश जरूरतें गांव के अंदर ही पूरी हो जाती थी, यानी कहीं ना कहीं देखें तो गांव आत्मनिर्भरता के प्रतीक होते थे। उसके बाद में लंबे समय तक देखा जाए तो भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए,
उन्होंने अपने अपने तरीके से बड़े बड़े शहरों को लूटा, लेकिन गांवों पर उसका असर नहीं आया। लेकिन अंग्रेज जब यहां पर आए तो अंग्रेजों ने पहली बार समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, तो कृषि भी उससे बाकी नहीं रह गया। अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था के नाम पर कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिनमें जमींदारी व्यवस्था को लेकर आए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर आए। रैयत में क्या होता था कि जमीन का मालिक किसान होता था, जमींदारी में जमींदारी का मालिक जमींदार होता था, और महालवाड़ी में जमीन का मालिक पूरा गांव होता था। तो इस तरीके से अंग्रेज लोग भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की वसूली के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने शुरू की थी। अब अंग्रेजों के बाद में फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे चल करके तमाम ऐसे संगठन बने जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। बहुत से क्रांतिकारियों से लेकर के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बाद में कुल मिलाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते समय यदि हम देखें तो उस समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं थी उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, जब हम देश की बात करें तो समस्या सबसे ज्यादा क्या थी? समस्या हमारे पास ये थी कि हमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा को हमें बढ़ावा देना है। उनमें से सबसे ज्यादा हमें कृषि पे ही ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक हम लोग, आजादी के समय तक हम लोग कृषि के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। आज आप देखिए कि कोविड के दौर में सरकारें इतना सक्षम हैं कि लोग अपने घरों में हैं तब भी सरकार मुफ्त में अनाज उपलब्ध करा रही है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कि कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, इतना हमारे पास में सरप्लस अनाज है। लेकिन 1947 के आसपास के दौर की बात करें तो उस समय हमारे पास में कृषि में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें गेहूं, चावल और बाकी फसलों के लिए अन्य देशों पर रहना पड़ता था। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जोर हमें किस पे देना था? कृषि पे जोर देना था। और जब हमारी कृषि बेहतर होगी तो कृषि के साथ साथ में क्या है कि कृषि पर डिपेंड रहने वाले जो आदमी हैं वो भी रोजगार उनको मिलेगा। और जब कृषि सेक्टर अपना काम बेहतरीन करेगी तो कृषि सेक्टर से जो चीजें निकलेगी वो कहीं ना कहीं उद्योगों के लिए भी फायदेमंद रहेंगी। तो कुल मिलाकर के कृषि पर सबसे ज्यादा जोर देने की कोशिश हमने की, और उसी का परिणाम है कि आगे चलकर के हमने हरित क्रांति के दौर में, आगे चलकर के हरित क्रांति का जब दौर आया तो हरित क्रांति के दौर में हमने गेहूं का, चावल का, इनका उत्पादन को बढ़ाया। और इसके बाद में धीरे धीरे हम गेहूं, चावल और अन्य फसलों के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। आज जब आपका क्वेश्चन आता है कि गेहूं के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। परसेंटेज में, प्रतिशत के आधार पर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है तो पंजाब में होता है। गन्ने की फसल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है तो उत्तर प्रदेश करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके यहां से आते हैं। तो यहां पर आपको बेसिकली ये देखना है कि भारत का जो महत्व है कि भारत को यदि हमें जानना है तो भारत के गांवों को जाने बिना हम भारत को जान नहीं सकते हैं। और 70% से आबादी जब यहां पर है तो इसका अर्थ यह है कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां की चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं, या बिना गांव का विकास किए हुए हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम कि गांव का विकास कैसे किया जा सकता है। अब हम देखें, सबसे पहले यहां पर देखते हैं 1952 में देखते हैं। 1952 में यहां पे एक शब्द है सामुदायिक विकास परियोजना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास को लेकर के जो एक बड़े स्तर पर
एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया 1950 के दौर में, दशक में, वो था सामुदायिक विकास परियोजना। यहां पे आप एक चित्र भी देखेंगे, आपको समुदाय जैसा चित्र मिलेगा कि यहां पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे से, जितने भी यहां पे महिलाएं बैठी हुई हैं, एक दूसरे से बातें कर रही हैं या किसी समस्या पे चर्चा कर रही हैं। तो सामुदायिक विकास का मतलब यह है कि सामुदायिक तरीके से लोग बैठें, जाने, एक दूसरे की समस्याओं को दूर करें। कृषि का विकास करना है या शिक्षा का या स्वास्थ्य का या कोई भी समस्या है, उसको यदि हमें दूर करना है तो सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता यानी कि सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सामाजिक सहभागिता होनी चाहिए। तो सामाजिक सहभागिता के आधार पर हम क्या देखेंगे कि सामुदायिक विकास परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा आदि की बेहतरी पर बल दिया गया। इसका अर्थ यह है कि ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप में इतना बड़ा गेम चेंजर प्रोग्राम था कि काफी हद तक ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और इसके अलावा यदि हम देखें तो हमारे देश में कृषि को लेकर के नई नई नीतियां बनाई गई, पशु पालन को लेकर के अच्छे नस्ल के, दुधारू किस्म के और अच्छी नस्ल के पशुओं का प्रबंधन शुरू हुआ। और गांव-गांव और बड़े गांव तक लघु और कुटीर उद्योगों की जो है इनकी स्थापना की जा रही थी। बैंक से लोन प्रोवाइड कराया जा रहा था, बहुत ही कम ब्याज दर पर पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ये सारी चीजों की बेहतरी पर बल देने के लिए सरकार जो सामुदायिक सहभागिता चाह रही थी, इसके आधार पर ये सीडीपी का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो सीडीपी का प्रोग्राम जो हुआ उसके अंतर्गत कौन कौन से घटक शामिल थे? तो सीडीपी प्रोग्राम सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत कृषि, पशु प्रबंधन, लघु एवं कुटीर उद्योग शामिल थे। तो यहां तक की चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे लोगों का अपना राज, पंचायती राज। सामुदायिक विकास परियोजना, जब हम सामुदायिक विकास परियोजना की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या लिखा? इसकी कमियों को दूर करने एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से, यानी सीडीपी में जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए, एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण, क्योंकि सारी सत्ता किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार चाहती है कि दूर दूर, सुदूरतम, भारत की राजधानी दिल्ली से दूर दूर जो राज्य हैं, जो दूर दूर गांव हैं, उन गांवों की जो अपनी स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान वहां की पंचायतें करें। और इसीलिए पंचायतों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशें किस पर थी? कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। और पंचायती राज संस्थाओं को जो मजबूत बनाया जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? ग्रामीण विकास का पुनर्निर्माण। यदि पंचायती राज संस्थाएं मजबूत होंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि यहां पर पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती से ग्रामीण विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता की, तो यहां पे एक जिक्र आता है कि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत स्तर की बात कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत स्तर क्या होता है? कि ग्राम स्तर पर आपका होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो यहां पर यह कह रहे थे कि जब ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी तो ग्राम पंचायतों के मजबूत होने से क्या होगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए। और
शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई से रिलेटेड जब सारी बातें ग्राम पंचायतों के पास में होंगी तो कहीं ना कहीं जो गांव हैं वो बेहतर होंगे। आज आप खुद सोचें कि आज बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पे शौचालय की योजना आई, इंदिरा आवास योजना आया, जनधन खाता आ रहे हैं, या कोरोना काल में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी ग्राम पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्राम प्रधानों से कहा गया कि वो ऐसे लोगों की लिस्ट बना कर दें जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, ऐसे लोगों की लिस्ट बना कर दें जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ऐसे लोगों की लिस्ट। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायतें, पंचायती संस्थाएं जितना ज़्यादा मजबूत होंगी तो ग्रामीण विकास उतना ही बेहतर होता रहेगा। अब पंचायती राज से यदि हम देखें, यदि हम पंचायती राज के बारे में देखें तो इनसे जुड़ी हुई दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। और ये जो 1992 का अधिनियम था, इसे 24 अप्रैल को, इस अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। और जब इसे 24 अप्रैल को लागू किया गया तो इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को होता है, 24 अप्रैल को होता है। इसके अलावा हमने क्या किया? इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो जब पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा था और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 1859 में पंचायतों के चुनाव कराए गए और आगे चलकर राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश में पंचायती चुनाव संपन्न कराएंगे। 1985 में जब LM सिंघवी कमेटी बनी, LM सिंघवी कमेटी और बाद में PK थुंगन कमेटी, इन दोनों लोगों ने कहा कि यदि हमें पंचायतों को और वास्तविक तरीके से मजबूत करना है तो इसके लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। और इसी संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। और इस अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में कुछ नई बातें भी जोड़ी गई, जिनमें खासतौर से भाग 9। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायतों से। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से। एक नया भाग 9 जोड़ा गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 11वीं अनुसूची के माध्यम से बताया गया कि लगभग 29 विषय ऐसे हैं जिन पर ग्राम पंचायतें खुद अपना काम कर सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसी मेले बाजार का आयोजन के संदर्भ में, चुंगी लगाने से, टैक्स लगाने से संबंधित, तो ये सारे अधिकार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे जिक्र किया हमने कि पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान में भाग 9 11वीं अनुसूची
संविधान में भाग 9, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची भी इसमें ऐड की गई और भाग 9 भी इसमें ऐड किया गया। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसी भाग 9 के अंतर्गत जो आर्टिकल 243 है, तो 243 ए बी सी डी इस तरीके से करके 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी कि 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 16 नए अनुच्छेद भी इसमें जोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो महिलाओं के लिए आरक्षण कैसे आया? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो 243 डी, जो अनुच्छेद 243 डी है, इसके अंतर्गत 1/3 स्थान, पंचायतों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। वो अलग बात है कि कुछ राज्य सरकारों ने क्या किया कि महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया कि वो पंचायतों की जो सीटें होंगी उनमें उनका 50% आरक्षण रहेगा। और ऐसा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश और बिहार है, जहां पे महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाता है पंचायती चुनाव में। तो कुल मिलाकर के पंचायती चुनाव को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब हम यहां पर देखें तो पंचायती चुनाव को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यहां पे एक बात आती है कि किस कमेटी की सिफारिशों पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी और पीके थुंगन, पीके थुंगन कमेटी, ये दो ऐसी कमेटियां हैं जिन्होंने संवैधानिक दर्जा की बात कही थी। सबसे पहले लक्ष्मीमल, जिनको LM सिंघवी कहते हैं, उन्होंने सिफारिश की थी और इन्हीं सब के बाद ये सब हुआ था। इन्हीं सब के बाद में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जिस समय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो यहां तक की बातें आपकी क्लियर हैं? नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर यदि हम देखें, यहां पे तो यहां पे आप देखेंगे 1970 में के दशक में ग्रामीण विकास की रणनीति में बदलाव लाया गया तथा सामाजिक न्याय पर आधारित, यहां पे आपका क्या है? सामाजिक न्याय, ये एक वर्ड है सामाजिक न्याय। इसके बाद में यहां पे है सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई। इसके अंतर्गत लक्षित समूहों यानी टारगेटेड ग्रुप्स जैसे छोटे एवं सीमांत कृषक, कृषि मजदूर, सीमांत कृषक, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं महिलाओं आदि के विकास पर बल दिया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये कुछ योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। हालांकि यह योजनाएं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल नहीं। विफल होने का मतलब यहां पे यह नहीं है कि पूरी तरह से फेल हो गई, मतलब यदि इनका जो भी टारगेट था 100% टारगेट पे इनको पहुंचना था, यदि वहां तक ये नहीं पहुंच पाई तो हो सकता है 50%, 60% पे गई हो, ये पूरी तरह से विफल नहीं रही। लेकिन हाँ, ये है कि जो इनके उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती रही। कारण क्या है? भारत में इतनी ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है कि गरीबी का परसेंटेज भले ही कम हुआ हो, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से गरीबों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो गरीबों की संख्या और गरीबी की जो हम बात करें, आप खुद सोचो 1950 में भारत में गरीबी थी, आगे चल करके 1980 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा इलेक्शन को जीतने, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान में एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, 1980 में।
और 1980 में गरीबी हटाने के से दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम भी लाए गए थे, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लाए गए थे। और गरीबी 1980 में भी थी, 1950 में भी थी, 80 के बाद 90, 2000 और आज भी जो इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं, वादे इसी बात के होते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गरीबी हटा देंगे। अब पता नहीं गरीबी हटाई जाएगी या गरीबों को ही हटा दिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ग्रामीण विकास में जो बदलाव लाया गया, इसमें कहा गया कि सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जो वितरण की व्यवस्था है, वितरण की व्यवस्था, वितरण की जो व्यवस्था है उसका आधार समानता पर होना चाहिए, यानी समान वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सामाजिक समूहों, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या लाया गया? सामाजिक न्याय को लाया गया। और सामाजिक न्याय तभी हो सकती है जब सभी को बराबरी के अधिकार हो, सभी को डिस्ट्रीब्यूशन समान तरीके से मिले। तो इसका मतलब जिसके पास नहीं है, नहीं में कौन है? सीमांत कृषक। सीमांत कृषक यानी ऐसे लोग जिनके पास में बहुत कम ही जमीन है। कृषि मजदूर, जिनके पास में जमीन बिल्कुल नहीं है लेकिन खेती के लिए मजदूरी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग और महिलाओं आदि के विकास पर जोर दिया गया। यानी जब तक समाज में हम कृषि मजदूर, सीमांत कृषक और जो जरूरतमंद SC ST के लोग हैं या महिलाएं हैं, इन सबके विकास पर को हम जब तक बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम समाज में सामाजिक न्याय नहीं ला पाएंगे। और इस सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि इन उद्देश्यों के लिए सरकार ने अलग अलग समय में एकीकृत ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये जितनी भी योजनाएं चलाई, इन सब योजनाओं का एक ही उद्देश्य था कि जो भी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की उनको हम कम से कम करें, उनको हम कम से कम करें। तो जैसा कि हमने कहा कि ये योजना जो है, ये योजना कुछ हद तक तो सफल नहीं, कुछ हद तक ये योजनाएं सफल नहीं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि गरीबों को हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम और या इस तरीके की जो योजनाएं आई थी, तो हम भारत से गरीबी नहीं मिटा पाए और ना ही हम लोगों को पूरी तरह से सामाजिक न्याय दे पाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रयास नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, जिस राजनीतिक व्यवस्था में हम रहते हैं, तो इस राजनीतिक व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर स्टेट, यानी लोक कल्याणकारी राज्य। इस व्यवस्था में हमें क्या करना है? वेलफेयर करना है। और वेलफेयर कब होगा? वेलफेयर तब होगा जब समाज के सभी लोग, जब समाज के रहने वाले सभी लोग कम से कम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में सहभागी होंगे। और इसके लिए सरकारें सोच रही हैं कि वो उसी दिशा में काम कर रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं भारत का जो समाजवादी पैटर्न है, उसका मतलब यही है कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो ज्यादा अमीर हैं, उनकी कमाई पर टैक्स लगा करके उस टैक्स के पैसे से जो गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, महिलाएं, जो नीडी पर्सन हैं, उनके विकास के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं कि गांव की तस्वीर बदलने के लिए, गांव की तस्वीर बदलने के लिए यह योजना एक प्रकार से गेम चेंजर है। गेम चेंजर, गेम चेंजर होने का मतलब है कि एक ही योजना है और उस योजना में कई छोटी छोटी चीजें शामिल की गई। एक योजना है और उस योजना में कई सारी चीजें शामिल की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। हालांकि यदि हम इसकी बात करें तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार के लेखपाल के एग्जाम में, राजस्व एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो इसके अंतर्गत देखें क्या है, यहां पे कई चीज आती। यहां पे क्या है? रोजगार, एक फैक्टर क्या है? रोजगार, खाद्य सुरक्षा और जन सेवा की भावना।
स्वर्ण जयंती को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना में कहा गया कि पहली बात तो यह है कि खाद्य सुरक्षा को हमें मजबूत बनाना होगा, और खाद्य सुरक्षा हमारी तभी बेहतर होगी जब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अनाजों को स्टोरेज करें, और स्टोरेज करने के समय में जरूरत पड़ने के वक्त में हम उसका इस्तेमाल करें। भारत के जो गोदाम होते हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम हैं, गोडाउन होते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा अनाज तो सड़ गल जाता है। सरकार खरीद करके रख लेती है गोदामों में अनाज, और जहाँ पे ये गेहूं चावल ये सब रखे जाते हैं, वहाँ पर बरसात में जहाँ पे बोरे रख दिए गए, और जब बरसात होती है तो ये अनाज भीगता रहता है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उन अनाजों को सही तरीके से स्टोर भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा अनाज सड़ गल के बर्बाद हो जाता है, या बच गया तो उसमें चूहे चले जाते हैं। ना ही सही अल्टीमेटली ये चूहे वास्तविकता में नहीं पहुंचते हैं तो कागजों में पहुंचा दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के हालांकि चीजें पहले से कुछ बेहतर हो रही हैं, लेकिन पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत में अनाज बहुत ज्यादा बर्बाद होता था, अनाज की बर्बादी बहुत ज्यादा होती थी। कुल मिलाकर हम देखें तो ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत यह कहा गया कि लोगों को कृषि के साथ साथ में कृषि से जुड़े हुए जो बाकी चीजें हो सकती हैं, जैसे कृषि से जुड़ने के लिए क्या है, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, इस तरीके से, या मत्स्य पालन क्षेत्र, यानी कहीं ना कहीं कृषि के साथ साथ में कृषि से जुड़े हुए और छोटे छोटे उद्योगों को भी हम उसी में जोड़ दें, जिससे लोगों में रोजगार की जो समस्या है उनको भी कम से कम किया जाए और लोगों की इनकम और उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। अब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का यदि हमें विकास करना है तो किसी भी क्षेत्र का यदि हमें विकास करना है क्षेत्र का विकास, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां पे रोड बने हो, बिजली हो, पानी हो, यानी ये सब क्या है, बेसिक चीजें हैं। रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें हों। यदि सरकार इन इलाकों में इन सुविधाओं को लेकर चली जाए तो अपने आप ही यहां के रहने वाले लोग अपना विकास कर लेंगे। आज भारत में आप देखते हैं कि बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे जो बनाए जा रहे हैं, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, इन सब का उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो इन सब का एक ही उद्देश्य है कि कनेक्टिविटी को बढ़ाना। जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा उस क्षेत्र के विकास होने के, विकसित होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को, ग्रामीण संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई, 2000 में हुई थी। यानी स्वर्ण जयंती 1999 में और ग्राम सड़क योजना 2000 में, ये दोनों योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अब बात हम करते हैं वर्तमान में यानी 2014 के बाद में। एक तो हम देखेंगे 2014 के पहले, यानी कह सकते हो कांग्रेस शासन था या बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। तो यहां पे हम पर्टिकुलर सरकारों को नजर से नहीं देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि जैसे वर्तमान में आजकल के हिसाब से भी देखें तो वर्तमान में कई ग्रामीण कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे मनरेगा। अब देखिए, मनरेगा कांग्रेस की समय की योजना है लेकिन बहुत ही अच्छी योजना है। तो इस समय की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो भी इसको लागू किए हुए है, क्योंकि मनरेगा योजना के तहत सबसे ज्यादा रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। जलापूर्ति कार्यक्रम की बात करें तो आज भी जब हम कहते हैं हर घर
जब हम यहां पर कहते हैं कि हर घर नल योजना, हर घर नल योजना, जिसमें सरकार कहती है कि पानी की टंकी के माध्यम से हम जलापूर्ति की सप्लाई करेंगे। जलापूर्ति कार्यक्रम, मनरेगा, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भूमि सुधार के अंतर्गत भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, खसरा खतौनी से संबंधित जो भी जमीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हैं उन सबका क्या किया जा रहा है, कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, यानी मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो हाल ही में कृषि कानून बनाए गए। इसका अर्थ क्या है कि सरकार के द्वारा कृषि उत्पाद और कृषकों की इनकम, कृषकों की आय बढ़ाने और जो कृषि उत्पाद हैं उनको नुकसान कम से कम हो, इसके लिए सरकार 3 प्रकार के कानून लेकर आई है। वो अलग बात है कि इस कानून के कुछ लोग विरोध में हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये कानून है क्या। तो यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि हमारे यहाँ पर जब भी जो भी कृषि प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत सारे इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनको रखने के लिए हमारे यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, कोल्ड स्टोरेज की चेन को बनाने के लिए, किसानों की इनकम को दोगुना करने के उद्देश्यों से सरकार के द्वारा हाल ही में 3 प्रकार के कृषि कानून भी बनाए गए। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली सबका उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली सबका उद्देश्य एक ही है कि गांव का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। अब आप देखिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं और चुनौतियां। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समस्याएं और चुनौतियां देखिए, भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित बाधाएं हैं। मुख्यतः निम्नलिखित बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं जो इस कार्यक्रम को सफल होने नहीं दे रही? गरीबी, हमने क्या कहा था, गरीबी 1950 की भी समस्या थी, 70 की भी समस्या थी और आज की भी समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि, दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से जीवन वृद्धि होती जा रही है। और हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक बिल भी लेकर आया गया। उसके क्या प्रावधान है उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। जनसंख्या में वृद्धि, विकास तो हुआ लेकिन विकास का लाभ सभी को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, अशिक्षा, इग्नोरेंस, अज्ञानता, भ्रष्टाचार का प्रसार और आधारभूत संरचनाओं का अभाव, इतनी सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सारी समस्याएं की वजह से भारतीय ग्रामीण कार्यक्रम सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहा। इधर आप देखें और क्या क्या समस्या है। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की समस्या, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की समस्या। हेल्थ कंडीशन, स्वास्थ्य की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, लिटरेसी रेट, साक्षरता की दर का कम होना, स्वास्थ्य की सुविधाएं का बेहतर ना होना यानी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी दूर संचार के साधन बेहतर नहीं हो पाना और निम्न आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो इस तरीके से ये अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन जहां पर समस्याएं होती हैं वहां पर उनके कुछ समाधान भी निकाले जाते हैं। जहां पे कुछ समस्याएं होती हैं तो उनके कुछ समाधान भी निकाले जाएंगे और समाधान निकालने के लिए, इसी समाधान को निकालने के लिए ही तो राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की पोस्टें बनाई जा रही हैं।
आप लोग भी ग्रामीण स्तर पर नीचे तक जाएंगे, इन समस्याओं को देखेंगे और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको यथार्थ में धरातल पर उतारने के लिए ही सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब चुनौतियां हैं और सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के प्रयास कर रही है और हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण में होना ही चाहिए कि जो भी ये समस्याएं हैं इनके सामने, तो आज नहीं तो कल ये समस्याएं दूर ही होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आने वाले समय में जब आपके रेगुलर बैचेस शुरू हो जाएंगे तो अलग अलग टॉपिक जो भी इससे रिलेटेड हैं उन सबका एक एक करके डिस्कशन होगा। थैंक यू।